नौ वर्ष आप सबको मंगलमय हो। प्रीसा आईएएस करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आप अपनी मंजिल को पाएं और सफलता आपकी कदम चूमे, ये नए वर्ष में हमारी शुभकामना है। प्रीसा आईएएस की ओर से शुभकामना है। हमारी फॉर्मल क्लास 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। 5 तक हमने अनाउंस किया है कि आप प्रीसा आईएएस ऐप डाउनलोड करें और मात्र 999 रुपये प्रति माह पर आईएएस और पीसीएस की इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें हम प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे सबकी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। वैसे ये कोर्स ऑनलाइन हमारा 30,000 रुपये का है और ऑफलाइन जो है 1,44,000 का है, लेकिन इसमें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं नए वर्ष की। तो आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, अपने साथियों को बताएं, अपना भला करें। सिक्सटी सेवन बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ है। जीएस का पेपर हो चुका है, जीएस 1 और 2। आपकी भारी डिमांड थी कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके। तो आपकी डिमांड पे हमने जो है ये सेशन लाया है कि बीपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग कैसे किया जाए जिससे ज़्यादा स्कोर मिले। बीपीएससी का क्वेश्चन का स्तर भी धीरे धीरे यूपीएससी की तरह होता जा रहा है। काफ़ी डेप्थ नॉलेज और बाकी एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है। खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि ये चिंतन मनन और ब्रेनस्टॉर्मिंग से होगा जो हम कराएंगे। अदरवाइज़ आप मेंस का आंसर तो कोई भी लिख सकता है, जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है वो भी लिख सकता है, लेकिन आपको जो है डिफरेंट टाइप से काम करना होगा, तभी आप सफल होंगे। तो आपके भारी डिमांड पे मैं जो है 67 बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा और बताऊंगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। तो सीधे सीधे आ जाते हैं जीएस 2 के पेपर पे। आपको मालूम ही है 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड से 3-3 सवाल और थर्ड सेकंड से 2 सवाल। टोटल 8 सवालों के जवाब देने होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और जब 38 नंबर का सवाल हो तो उसमें कम से कम 400 से 500 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। लिखने की कला हम बताएंगे कैसे विकसित करेंगे आप। तो ये 67वीं का देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। अब क्वेश्चन को समझना पहले ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपकी समस्या जो है खत्म हो गई। अब देखिए भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, शक्तियां इसकी जो है विशाल तो है पर असीम नहीं है, मतलब वास्ट है, पर इंग्लिश में कहता है कि नॉट अनलिमिटेड। तो इसमें कैच ये है, असीम नहीं ये है, और स्वायत्त विधानमंडल नहीं है मतलब जो है स्वर्ण नहीं है। इसको इंग्लिश में देखिए, ये देखिए नॉट ए सॉवरन लेजिस्लेचर। तो आपको पहले ये सब चीज़ें मालूम होगी तभी आप आंसर लिख पाएंगे कि सॉवरन लेजिस्लेचर का क्या मतलब है। हिंदी में स्वायत्त विधानमंडल। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कई बन गए। एक तो इंडियन पार्लियामेंट जो है सॉवरन लेजिस्लेचर नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं, ये एक क्वेश्चन ये बन गया। इसमें कितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक सवाल ये हो गया, टिप्पणी करना है पहला सवाल। फिर कह रहा है कि इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, दूसरा सवाल इसमें ये है। और 2 सवाल के साथ साथ आपको स्वायत्त विधानमंडल डिफाइन करना पड़ेगा, 3 हो गया। तो इसमें डायरेक्टली 3 सवाल जुड़ा हुआ है। तो चूंकि 400 से 500 वर्ड में लिखना है और 3 सवाल है इसमें, आप समझ लीजिए एक सवाल नहीं है, इसमें 3 सवाल छुपे हुए हैं।
स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, एक ये है। शक्तियाँ विशाल है पर असीम नहीं, दूसरा सवाल है। और टिप्पणी करना है कि भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोगों ने संसदात्मक प्रणाली ब्रिटिश से लिया है, इसीलिए उसकी तुलना करने की बात कर रहा है। तो आप सीधा सीधा तो बहुत पढ़े होंगे भारतीय संसद के बारे में, उसकी सारी फंक्शनैलिटी, ये सब कंपोजिशन, संगठन कैसे होता है, क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, ये सब किताब में पढ़े होंगे। लेकिन उस पढ़ाई को आप इस तरीके से नहीं सोचे होंगे कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है उसमें इस नाम से कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। तो आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। तो भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, ये कैसे कैसे पता चलेगा? स्वायत्त और विधानमंडल में सौवर्ण का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो स्वायत्त, इसी की इंग्लिश है सौवर्ण या संप्रभु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह, किसी भी स्वरूप में ले लीजिए, तो वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, उसके आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे आप घर के मुखिया है, तो आप स्वायत्त या सौवर्ण या संप्रभु एक ही बात है, कब है? जब आपके साथ आपके अंदर वाले घर के लोग या बाहर वाले दूसरे गांव के दूसरे पड़ोसी वाले लोग आपके अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तभी आप स्वायत्त हैं, संप्रभु है। भारत संप्रभु गणराज्य है, क्यों? क्योंकि भारत किसी देश के अधीन नहीं है, उसकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, उसकी आंतरिक और बाहरी शक्तियां खुद कंट्रोल करता है। तो ये है संप्रभु या सवर्ण का मतलब। तो पहले आपको ये पता होगा, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले तो आप स्वायत्त को डिफाइन करेंगे कि स्वायत्त विधानमंडल को डिफाइन करेंगे कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। यह बात सत्य है क्योंकि इसके आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन विधान बनाने की जो प्रक्रिया है, नियम है, उपबंध है संविधान में, उसको ले करके उस पर प्रतिबंध है, कुछ लिमिटेशंस डाल दी गई है। किससे? संविधान के थ्रू। तो स्वायत्त नहीं हुआ ना, क्योंकि स्वायत्त को तो आपने पढ़ा कि मैं ही मालिक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, आपको तो ये पढ़ाया गया है। तो भारतीय संसद इस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो संप्रभु नहीं हुई ना, क्योंकि उसके आंतरिक एजेंसी जो है, दूसरे संगठन के जो आयाम है जैसे न्यायपालिका, वो उस पर हस्तक्षेप करती है। आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप हस्तक्षेप करते हैं। तो संसद जो है कहाँ संप्रभु हुई? क्योंकि आंतरिक मामलों, अपने देश की परिसीमा के अंदर जो लोग हैं, जो एजेंसी है, वो उस पे जो है वो करती रहती है। तो स्वायत्त का मतलब आप समझे? थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो स्वायत्त का मतलब आप समझ गए कि क्या है। तो उस हिसाब से स्वायत्त जो है नहीं है, क्योंकि उसके आंतरिक मामले में न्यायपालिका और भारत की जनता उसको, उसके निर्णयों को चुनौती देती है, रिव्यू करती है। तो स्वायत्तता तो नहीं है। तो स्वायत्तता क्या है, आप पहले वो बताएंगे कि स्वायत्तता का मतलब क्या है, जो हमने बताया। इसका मीनिंग लिखने के बाद आप बताएंगे कि कैसे जो है ये नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका और आम जनता का जो मौलिक अधिकार है उसका ले करके लिमिटेशंस है।
और तीसरा जो है राज्यों का। तो आप बता देंगे कि इनके कुछ अधिक पावर दिए हुए हैं जिसकी वजह से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इतनी सी बात लिख करके जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर तीसरी बात क्या लिखेंगे कि इस कथन पर टिप्पणी कैसे, ये तीन चीज़ें लिखने के बाद दो चीज़, स्वायत्तता को डिफाइन करिए और शक्तियाँ जो है, शक्तियों के बारे में लेके आइए। तो पहला इसमें सीमाएं आप ये लिखेंगे कि आर्टिकल 121 और 211 इसमें वर्णित है कि संसद में न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों को या जजेज की कार्यप्रणाली को सदन में आप चर्चा नहीं कर सकते। तो उसकी शक्तियां विशाल तो हुई पर असीम नहीं है, आपको लिमिट में बांध दिया, असीम नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो हमने बताया 121 और 211 के तहत आप उसको चर्चा नहीं कर सकते कि जज साहब कैसे काम कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। दूसरी लिमिटेशंस बांधी है कि संघ सरकार, संसद जो है वो अपने विषय पे ही कानून बनाएगी। तीन विषय होता है, राज्य सूची और संघ सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर संसद को पावर नहीं है कानून बनाने की, बल्कि कुछ अपवाद है वो थोड़े मोड़े, जैसे राज्य की सेवाओं में अनुच्छेद 16(3) के तहत अगर कहीं निवास स्थान का क्राइटेरिया डालना है उस स्टेट के लिए तो वो बना सकती है। तो वो छोटा सा अपवाद है एक दो जगह। तो दूसरा हो गया कि राज्य के विषयों पर जब तक राज्य खुद न कह दे तब तक आप कानून नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी शक्तियां विशाल तो है पर लिमिटेड है, असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट में है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसकी शक्तियों या इसके कानून बनाने की शक्तियां जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समीक्षात्मक पावर के अधीन है। राज्य जो है, सॉरी, संघ जो है ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसकी वजह से संविधान की किसी मूल भावना को या ढांचे को असर पड़ता हो। तो वहाँ भी उसके लिमिट बांध दिया है। तो इसको एलाबोरेट करते चलेंगे। फिर जो है मौलिक अधिकारों को जो है डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इमरजेंसी, वो भी कुछ को। तो यहाँ भी उसकी पावर सीमित कर दी गई है संविधान के द्वारा। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख करके ये बताएंगे कि विशाल तो है पर असीम नहीं है। तो पहले आपने डिफाइन किया स्वायत्त विधानमंडल का मतलब, पहला। उसके बाद आपने बताया कि कैसे असीम नहीं है, पहले इसको डिफाइन किया। आइए, वेलकम। तो ये हो गई लिमिटेशंस बताने के तरीके। दूसरा जो है, जब आपको कहा जाएगा कि इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर जो है टिप्पणी करिए कि किस तरीके से उसकी तुलना जो है ब्रिटिश समकक्ष से नहीं हो सकती, तो उस पर आपको 5-7-8 पॉइंट लेकर के एलाबोरेट करना होगा। वो होगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अपने यहाँ भारत का राष्ट्रपति जो है इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्ट। वहाँ पे वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी चली आ रही है। पहला पॉइंट, इसको एलाबोरेट कर दीजिए। दूसरा, यहाँ का संविधान रिटन में है, वहाँ का परंपरागत है। तीसरा कि लॉ मेकिंग जो है रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, जैसा हमने बताया कि आप कुछ ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिसके वजह से जो है आप ऐसा लॉ आप नहीं बनाएंगे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है कि लॉ मेकिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रेस्ट्रिक्टेड ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लिखित है ही नहीं परंपराओं पे, तो वो पावरफुल हो गया ना। वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती जब तक कि कोई व्यक्ति, वहाँ का नागरिक जो है जा करके कोर्ट में पिटीशन फाइल ना करे। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है।
उसके अलावा वहाँ पे जो है मिनिस्टर, यहाँ पे मंत्रियों को लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लाई करती है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जबकि इंग्लैंड में जस्ट उल्टा है, वहाँ मंत्री जो है लीगली रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक डिफरेंस ये हो गया। उसके अलावा वहाँ पे एक शैडो कैबिनेट हमेशा काम करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जो विपक्षी दल है वो अपने दल से कुछ लोगों को एज ए मंत्री नॉमिनेट किए रहता है कि जैसे ही ये सरकार गई दूसरे लोग टेक ओवर कर लेंगे, जबकि यहाँ पे जो है ऐसा कोई शैडो कैबिनेट नाम की चीज़ नहीं है। तो ये जो हमने 6-7 पॉइंट बोला, इसको एलाबोरेट कर दीजिए तो ये आप सिद्ध कर देंगे कि ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, क्यों हम उससे डिफरेंट है। यद्यपि हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहीं से लिया है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सीधा नहीं कह रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहला हो गया स्वायत्तता को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज स्वायत्तता, स्वायत्त विधानमंडल एक साथ। फिर आप बताएंगे कि क्या क्या उसकी पावर्स है जो हमने बताया। फिर आप उसको बताएंगे कि असीम नहीं है क्योंकि रीजन ये है, 3 हो गया। फिर चौथा आप कंपैरिजन बताएंगे कि ये वहाँ की तुलना में यहाँ का संसदात्मक प्रणाली कमजोर क्यों है। तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, और अगर आप शब्दों पे ध्यान नहीं दिए तो आप कुछ ना कुछ छोड़ के आएंगे पक्का। इसमें स्वायत्त विधानमंडल को डिफाइन करना है क्योंकि 38 नंबर का सवाल है। फिर उसकी शक्तियां बतानी है जो हमने बताया, तभी तो आप बताएंगे कि ये शक्तियां जो असीम नहीं है, क्योंकि इस पे कैसे कैसे प्रतिबंध लग सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद कंपैरिजन। तो 4 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। अब आप समझिए कि आप अगर ठीक से नहीं पढ़े, ठीक से नहीं समझे, तो आप 4 आंसर तो नहीं बना पाइएगा। और 4 आंसर जो बना इसमें बना, उसका जो वर्ड लिमिट है मिनिमम 500 होना चाहिए। ये नहीं कि 200-150 में लिख के चल दिया, 38 नंबर का सवाल है। तो आपको जो पॉइंट बताया उस तरीके से एलाबोरेट करते हुए चलेंगे। एक और सवाल मैं डिस्कस कर देता हूं आपको, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी। ये देखिए कि पूरा का पूरा जो है बर्निंग टॉपिक है, बिहार का संदर्भ लिया है पूरा का पूरा, बिहार के विशेष संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार के विशेष संदर्भ में पूछ रहा है, मतलब आपको कन्फाइन कर रहा है कि आप बिहार से बाहर मत जाइएगा, नहीं तो लगे केंद्र राज्य संबंध लिखने और उसका प्रेफरेंस से पूछ रहा है खाली बिहार, और आपने सारे आंसर बहुत अच्छे लिखेंगे मुझे पता है कि केंद्र राज्य संबंधों की समस्या बिहार के संदर्भ में। तो ये पहला सवाल ये हो गया। भविष्य में इसकी संभावनाएं, दूसरा सवाल ये हो गया। और फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता। 3 सवाल बल्कि 4 हो गया, सहकारी संघवाद, फिर रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसमें। अब आप कहेंगे साहब 5 कैसे है, तो पहला तो बिहार के विशेष संदर्भ 38 नंबर का है ना। अगर ये 150 अंकों का होता तो हम इतना डीप नहीं कहते लिखने को। तो बिहार के विशेष संदर्भ में बिहार की पॉलिटिक्स को पहले ब्रीफ करिए। कैसे ब्रीफ करेंगे कि बिहार का राजनीतिक व्यवस्था पिछले 30 सालों से हमेशा ऑपोजिशन, विपक्षी दलों की सरकार केंद्र और राज्य में अधिकांशतः रही है। इसीलिए बिहार के लेकर के केंद्र राज्य संबंध हमेशा कड़वा रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय विरोधी दलों की सरकार केंद्र और राज्य में थी। तो वो जो 90 से शुरुआत हुई है वहाँ अभी तक आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार रही है, उसमें बहुत कम टाइम के लिए केंद्र के साथ सिमिलर सरकार रही है। वो 20% 30% हिस्सा है।
उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पे आइए कि उसके बिहार के संदर्भ में क्या क्या व्याख्या की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि विषम जातीय राजनीतिक दल जो है केंद्र और राज्य में हमेशा रहा है। विषम जातीय हेट्रोजेनेटिक मतलब वहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, वहाँ वाई है तो यहाँ एक्स पार्टी की सरकार बनी। तो विषम जातीय राजनीतिक दल की सरकार केंद्र और राज्य में रही। इसके वजह से लेकर समस्याएं फंड जनरेशन से लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की समस्या को लेकर के सब रही। फिर दोनों सरकारों में आप ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ बिहार में रही और केंद्र में रही, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब लालू जी थे रेल मंत्री तो उस समय बात कुछ और थी केंद्र और राज्य की, वही पीरियड एक है जो थोड़ा संबंध ठीक रहा। तो दोनों सरकारों के मुखिया अपने अपने दल के प्रमुख हैं, जैसे मोदी जी हैं, वहाँ नीतीश जी हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। ये चर्चा में बहुत रहा कि नीतीश कुमार जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे, तो ये सब लेकर के प्रॉब्लम रही, क्योंकि दोनों सरकार जो है, या लालू जी का टाइम रहा हो तो हमेशा जो केंद्र में मुखिया प्रधानमंत्री रहा है और पिछले 30 सालों में बिहार में जो लोग मंत्री रहे मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच फसल होने का ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये दोनों का मुखिया जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग हैं, इसको लेकर के भी समस्या है। तीसरा, दोनों की एज प्रोफाइल सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो ये सब चीज़ें जो है उसको सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में कन्फ्लिक्ट बना रहता है, क्योंकि अपोजिट पार्टियां हैं। दोनों की छवि राष्ट्रीय स्तर की है, चाहे लालू जी रहे हो, चाहे नीतीश जी रहे हो, चाहे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हो, कोई भी रहा हो। तो ये चीज़ें जो है आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में कन्फ्लिक्ट रहा, ईगो प्रॉब्लम रही, क्योंकि दोनों नेशनल लेवल के थे, दोनों अपने अपने राज्यों के सीएम थे। ये हमेशा फोकस रखिए बिहार के संदर्भ में, पूछ रहा वहीं, तो दोनों अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कोई किसी से कम नहीं बयानबाजी में, संबंधों में दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आता था। और दोनों की एज, एक्सपीरियंस और बौद्धिक क्षमता भी सिमिलर है, लालू जी, नीतीश जी और तीसरे मोदी जी, या प्राइम मिनिस्टर इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे, तो सब लोग एक एज ग्रुप के, पीयर ग्रुप के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो इसलिए बिहार को आज तक जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ईगो प्रॉब्लम की वजह से। अब कह रहा है कि ये समस्या हो गया, बिहार का रेफरेंस हो गया, इस समस्या का डिस्कशन हो गया, भविष्य में इसकी संभावनाओं की जांच करिए, चर्चा कीजिए। तो चर्चा ये है भविष्य की संभावनाओं में, क्योंकि वहाँ अब नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से, या वो जो है इतने साल हो गया, तो वो जो है अब हटने की बात कर रहे हैं कि अब बहुत चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब कोई और बने। तो संभावना आरजेडी की है, तो तेजस्वी यादव आएंगे अब। तो दोनों का संबंध अच्छा होगा, क्योंकि दोनों की एज गैप, दोनों का एक्सपीरियंस में कोई तुलना ही नहीं है। ये देखिए, ये चीज़ आपको लिखनी है। फिर न एज प्रोफाइल मैच करती है, न उनका टेन्योर मैच करता है, न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैच करती है, न एज मैच करता है। तो वो अब सबऑर्डिनेशन की स्थिति में बिहार का डिप्टी सीएम या सीएम आ जाएगा, क्योंकि वो ईगो जो लालू जी और नीतीश जी के साथ सेंटर में थी वो खत्म हो रही है। दूसरा जो है पीढ़ीगत जो जनरेशनल अंतर है, वो बिहार जो है अब अपने आप सबऑर्डिनेशन की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी के सामने अगर तेजस्वी यादव अभी चीफ मिनिस्टर बन के जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगा। तो ये सेंटर स्टेट का रिलेशन मजबूत होगा, क्योंकि वो उनकी बात मानेगा, सुनेगा, क्योंकि वो फील करेगा कि मैं तो बहुत न्यू कमर हूँ, आरजेडी का कोई भी हो। उसके बाद आरजेडी का जो है स्वरूप और विस्तार क्षेत्रीय दल के रूप में ही रहेगा, वो कोई संभावना नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे प्ले करने लगे रातों रात, बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब स्थिति जो है आप लिखेंगे, क्योंकि किताब में कहीं नहीं मिलेगा कि भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या होगी। तो आप जितना बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लिखिए जो हमने पॉइंट बोला। तो क्योंकि ईगो नहीं होगी, पर्सनल
अटैक नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, चूँकि पूरी इंटर जनरेशनल पीढ़ीगत अंतर दोनों में आ जाएगा। तो इसका जवाब यहाँ तक आप लिखिए। तो एक हो गया बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार को डिफाइन किया, फिर समस्या क्या है ये डिफाइन किया, और इसकी संभावनाएं क्या है। इसके आगे बढ़िए। इसमें लास्ट सवाल है, सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो सहकारी संघवाद जो है इनके कार्यकाल में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि कोई ईगो नहीं है, कोई रिलेशन वो नहीं है प्रॉब्लम। तो इसके वजह से सेंटर स्टेट जो मजबूत होंगे, और अपने अपने लिमिटेशंस को दोनों समझते हैं। आरजेडी भी समझ रही है कि मैं क्षेत्रीय दल से ऊपर उठ नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा, तो उसके वजह से सबऑर्डिनेशन आएगा और सेंट्रल का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है मजबूत होगा। कोई राइवलरी नहीं होगी, क्योंकि जो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड जो है अलग अलग होगा। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल एड जो है बिहार को एज ए स्पेशल स्टेटस मिलने की बात बार बार की जा रही है, जो अटक जाती है, उसको जो है इस ऑपरेशन के वजह से ठीक किया जा सकता है। तो टोटल जो है पर्सन ओरिएंटेड ये सवाल है। आपको इसमें अपने दिमाग से ये सब बातें लिखनी है जो मीडिया में और उसमें छाया रहता है, क्योंकि किताब में इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा कहीं आप। और इस पे बेस जो बनेगा वो ये बनेगा इंटरजेनरेशनल। अगर आपने ये पॉइंट याद रखा इंटरजेनरेशनल प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद जो है सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो ये था दूसरा सवाल, आप कैसे लिखेंगे और क्वेश्चन को कैसे जो है समझेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट सवाल एक और डिस्कस करेंगे, जिसमें है ये देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत आपको क्यों है। किताब में तो मिलेगा नहीं, और हम लोग एंटिसिपेट करके क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आने की संभावना पूरी रहती है। और भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए, तो एक तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और इसमें ये लिखना पड़ेगा कि उदय जो हुआ, इमरजेंस जो हुआ, उदय का वर्णन करिए। तो ये चीज़ बड़ा क्रक्स है। अब आपको इसमें उदय का वर्णन में आपको 3 कैटेगरी बनानी चाहिए। पहला कि उदय कब से हुआ, फिर लिखना पड़ेगा कैसे हुआ उदय, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट होगा क्यों। अब देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन कीजिए, तो अब आप उदय का वर्णन कर देंगे हाँ साहब बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसे थोड़े ना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि कब उदय हुआ, शुरुआत कब से, कैसे हुई, और कब, क्यों और कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो कब हुई, तो आज़ादी के 20 साल बाद पहली बार 1967 में क्षेत्रीय दल डीएमके का गठन हुआ तमिलनाडु में, वहाँ से शुरू करिए। क्यों हुई, क्योंकि केंद्र द्वारा अनदेखी सहकारी संघवाद को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। सॉइल थ्योरी जो है, धरती पुत्र का सिद्धांत जिसे कहते हैं, कि वहाँ के लोकल लोगों को बाकी लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया, राष्ट्रीय दलों ने उनके हितों को अनदेखी किया, तो ये वजह था। फिर कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी थी, और ये हालात है कि इसका प्रमाण आप लिखिए कि आज की डेट में इलेक्शन कमीशन में मोर देन 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल रीजनल पार्टियां रजिस्टर्ड है। अब ये आंकड़ा जैसे डालेंगे 2858 का, तो समझ जाएगा कि आप काफ़ी बैलेंस और काफ़ी नॉलेजेबल आंसर लिख रहे हैं। और मेरा दावा है कि 90% लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, वर्णन कर देंगे सब मिलाकर खिचड़ी टाइप से कुछ, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे कि कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, और आज की डेट में क्या है। तो आप वर्णन में यहाँ तक ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अब इसको पॉइंट बना के लिखिए। अच्छा, उसमें क्यों के बाद कैसे रह गया, कैसे हुआ, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सबसे पहला रीजन था उत्तराधिकार के आधार पे, जो डीएमके पार्टी बनी या जो भी बीजू जनता दल बना, पीढ़ीगत
वो ट्रांसफ़र चली होती आ रही है, आरजेडी में भी यही हाल है। तो उत्तराधिकार के आधार पर वन मैन शो, कोई भी रीजनल पार्टी बनी वो उसका मुखिया जो है वही प्रतिबिंब की तरह रहा, पार्टी के बाकी लोग को कोई नहीं जानता। ये आप स्वरूप बता रहे हैं कि कैसे बनी है ये। तीसरा, कास्ट बेसिस पे, हर स्टेट में 2 डिफरेंट डोमिनेंट कास्ट है, उनके आपस में राइवलरी, जैसे मुस्लिम यादव गठबंधन के साथ अदर्स बैकवर्ड फॉरवर्ड, गुजरात में बन्या और पाटीदार, तमिलनाडु में वोकालिंगा और कर्नाटका में वोकालिंगा और लिंगायत, तमिलनाडु में वैसे ही नंबूदरी बनाम नॉन नंबूदरी। तो ये जातिगत आधार पे पूरे देश में धीरे धीरे, आसाम में वैसे ही हुआ, तो बेस कास्ट बेसिस पे ये सब डेवलप होते चले गए। और उसके मुखिया जो है पार्टी के बजाय पार्टी के मुखौटे के रूप में रहे, बाकी लोगों को कोई प्रश्रय नहीं मिला। और आज भी वो दल जो है व्यक्ति के नाम से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स, ये अलग अलग टाइम पे राज्यों में जो सरकार जो चुनाव हुए उसमें उसके कास्ट और रीजन बेसिस पे वोटों का ट्रांसफ़र होता चला गया और सबका एक वोट बैंक बन गया देश में कि भाई साहब ये सवर्ण है तो ये बीजेपी के होंगे, मुस्लिम है तो कांग्रेस के होंगे, ऐसा फीचर बनता चला गया। और ये फलाना जाति है, बन्या है तो ये किसी और पार्टी का होगा, वोकालिंगम है तो वो किसी और पार्टी का होगा, ये चीज़ जो है बनती चली गई। फिर उसके बाद वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, अब देखिए 3 चीज़ आपने यहाँ लिखा, उसके बाद अब आप यहाँ आएंगे। तो ये क्यों जरूरी है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध सत्ता संतुलन के लिए जरूरी है, अदरवाइज निरंकुशता जो आ जाएगी देश की संघ सरकार में, तो उसके अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है। दूसरा जो है, क्षेत्रीय या राजनीतिक दल जो है वो विकास को एजेंट के रूप में लेके चलते हैं और केंद्र से बार्गेनिंग करने की पोजीशन में रहते हैं। अगर वो क्षेत्रीय दल नहीं होगा तो उस एरिया का विकास यूनिफाइड तरीके से नहीं हो पाएगा, जैसे कि वहाँ का लोकल रीजनल पार्टी का MLA MP या CM अपनी बात रखेगा। तो वो जरूरी है क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए। अगला पॉइंट लिखिए, तानाशाही व्यवस्था, टोटलिटेरियन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ना हो जाए राष्ट्र स्तर पे, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए और उससे बार्गेनिंग करके आप उसकी पावर को डेलीगेट अपने में कराने के लिए, जैसे पंचायती राज का हुआ था, तो राज्यों ने हल्ला गुल्ला करके जो है उसका 72वें संविधान संशोधन कराया था। उसके बाद तानाशाही के साथ साथ चुनाव सपोर्ट और केंद्र शासन से सपोर्ट मिले, इसकी गारंटी और बार्गेनिंग करेगा। अगर सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर 2-4-10 MP कम है और किसी रीजनल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, तो वो समझिए कि पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में एस्टेब्लिश हो जाती है। इस समय तो नहीं है स्थिति, लेकिन आगे आने वाली संभावनाओं पे आप ये चीज़ लिखिए कि क्यों जरूरी है। तो ये सब पॉइंट जो हमने बताया इसको एलाबोरेट करते जाइए, अदरवाइज स्कोर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और कैसे लिखेंगे तो हमने बताया, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको 38 में दे देगा 10 नंबर। और जैसा हम बता रहे हैं कि अपने ज्ञान को, अपनी सोच को डीप में ले जाइए, वर्णन में क्या क्या लिखिएगा, अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको 38 में देगा 28-30 नंबर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ता सब आदमी है, हर आदमी वही किताब वही चीज़ें पढ़ता है, लेकिन उस 3 घंटे में आप कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये मज़े की बात है। और एक क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का जवाब लिखना है, 3 घंटे में 180 मिनट, 180 मिनट में 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो समझिए कितना आएगा, 8 25 20-22 मिनट। अब 20-22 मिनट में इतना सोचना और इतना लिखना अपने आप कैसे संभव है? आपको कोई टिप्स बताएगा ना कि आप क्या लिखेंगे। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आएगा वर्णन कीजिए, तो आपके दिमाग में फट से चीज़ आएगी कि क्लास में हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि यार वर्णन करना होगा तो 3 चीज़ें लिखना, कब, क्यों, कैसे। तो ये फ़र्क है आंसर राइटिंग का। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और गारंटीड के साथ
हम बोलते हैं कि सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसे चीज़ें कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 5 मिनट ब्रेक के बाद।